हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहां पर हम विभिन्न वर्षों में यूजीसी नेट अर्थशास्त्र में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज मैं लेकर आई हूं 2014 जून का सेकंड पेपर जो यूजीसी नेट में पूछा गया था। ये क्लास हमारे लिए इम्पोर्टेंट और भी हो जाती है क्योंकि इसके ज़रिए हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम इन सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं कि आखिरकार किसी भी चैप्टर से या किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच भेद किया और हीरे और जल का प्रसिद्ध उदाहरण पेश किया। विकल्प है हमारे, पहला एडम स्मिथ, दूसरा डेविड रिकार्डो, तीसरा अल्फ्रेड मार्शल और चौथा है कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1 एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच भेद किया और हीरे और जल का प्रसिद्ध उदाहरण पेश किया। एडम स्मिथ के अनुसार जल की ऊंची उपयोगिता होती है परंतु उसकी कीमत शून्य ही होती है। इसके विपरीत हीरे की उपयोगिता तो कम होती है लेकिन उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दो उपभोक्ता ए और बी दो वस्तु एक्स और वाई की अर्थव्यवस्था में उत्पादन और विनिमय का सामान्य संतुलन तब होगा जब विकल्प नंबर 1 है एमआरटी एक्स बराबर होगा पी एक्स और पी वाई के, दूसरा है पी आर एस एक्स वाई ए और बी के लिए पी एक्स और पी वाई, तीसरा है एम आर एक्स एक्स वाई और एम आर एस एक्स वाई बी, और चौथा है एम आर टी एक्स वाई बराबर एम आर एस एक्स वाई और बराबर एम आर एस बी एक्स वाई। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4। जब एम आर टी एक्स बराबर होता है एम आर एस ए एक्स वाई और बराबर होता है एम आर एस बी एक्स वाई। प्रश्न नंबर 3 है, जब आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है तो श्रम आपूर्ति वक्र विकल्प नंबर 1 है धनात्मक रूप से ढलवा होगी, दूसरा ऋणात्मक रूप से ढलवा होगी, तीसरा पीछे की ओर मुड़ेगी और चौथा ऊपर की ओर चढ़ेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3 पीछे की ओर मुड़ेगी। जब आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है तो श्रम आपूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ेगा। जब मजदूरी की दर बढ़ने से श्रमिकों को अधिक पैसे मिलने लगते हैं और वह अनुभव करने लगता है कि उसकी आवश्यकताएं सरलता से पूर्ण हो रही हैं, तब वह कम कार्य करने लगता है। प्रश्न नंबर 4 है, अभिकथन दिया है एकाधिकारी के लिए आपूर्ति वक्र की अवधारणा कोई अर्थ नहीं रखती। कारण है एकाधिकारीगण मूल्य निर्धारक होते हैं और विभिन्न कीमतों पर वे क्या उत्पादन करेंगे यह पूछना कोई मायने नहीं रखता। हमारा विकल्प नंबर 1 है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, दूसरा ए सही है परंतु आर सही नहीं है, तीसरा ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और चौथा है आर सही है परंतु ए गलत है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एकाधिकारी के लिए आपूर्ति वक्र की अवधारणा कोई अर्थ नहीं रखती क्योंकि एकाधिकारी वाली फर्म उद्योग में स्वयं ही एक फर्म होती है, अतः उद्योग ही वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है तथा उपभोक्ता की मांग के अनुसार ही वस्तु की पूर्ति निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर 5 है, कीमत निर्धारण की स्वार्थ चलित नीति
किस लिए बनाई जाती है? पहला, प्रतियोगियों को कारोबार से बाहर निकालने के लिए। दूसरा, लाभ अधिकतम करने के लिए। तीसरा, प्रवेशियों को बाजार में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। और चौथा है न्यूनतम लागत पर उत्पादन प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, प्रतियोगियों को कारोबार से बाहर निकालने के लिए। कीमत निर्धारण की स्वार्थ चलित नीति प्रतियोगियों को कारोबार से बाहर निकालने के लिए बनाई जाती है। इसके अंतर्गत फर्म अपनी वस्तु के लंबे समय तक कम मूल्य लेता है, जिसमें नई फर्में बाजार में प्रवेश न कर सकें तथा कमजोर फर्में बाजार से बाहर हो जाएं। प्रश्न नंबर 6 में जोड़ी मिलान करने के लिए दिया गया है। सूची फर्स्ट में दिया है पृथक्करण परिकल्पना, दूसरा कार्य बाजार संकेतन, तीसरा चिकित्सा बीमा की स्थिति में नैतिक संकट की समस्या और चौथा है नींबू का बाजार। विकल्प दिए हैं जॉर्ज ए एकरलॉफ, के जे एरो, एम स्पेंसर, पॉल डब्ल्यू मिलर तथा पॉल ए वालकर। तो इस प्रश्न का सही मिलान कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि पृथक्करण परिकल्पना किसके द्वारा दी गई। तो डब्ल्यू मिलर, मतलब फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ कहाँ दिया है? विकल्प नंबर 3 में। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। बाकी भी हम देख लेते हैं। कार्य बाजार एम स्पेंसर के द्वारा दिया गया। तीसरा है चिकित्सा बीमा की स्थिति में नैतिक संकट की समस्या। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा जे के एरो। और तीसरा है नींबुओं का बाजार। तो नींबुओं को बाजार जॉर्ज ए एकरलॉफ के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है जिस उद्योग को दीर्घकालिक आपूर्ति वक्र क्षैतिज होता है वह क्या कहलाता है? पहला, स्थिर लागत उद्योग, दूसरा वर्धमान लागत उद्योग, तीसरा ह्रासमान लागत उद्योग और चौथा है कार्यकुशल अथवा दक्ष उद्योग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, स्थिर लागत उद्योग। जिस उद्योग की दीर्घकालिक आपूर्ति वक्र जब क्षैतिज होती है और वह स्थिर लागत उद्योग होता है। दीर्घकालिक आपूर्ति वक्र के क्षैतिज होने का अभिप्राय है कि आपूर्ति वक्र की लोच अत्यंत होगी, अर्थात दी गई कीमत पर उद्योग जितनी चाहे उतनी मात्रा अपने उत्पाद को बेच सकता है। प्रश्न नंबर 8 है प्रत्येक उद्योग से संरक्षित कीमत लेने की प्रथा क्या है? विकल्प नंबर 1 है चरम भार कीमत निर्धारण, दूसरा है अंतःकालिक कीमत विभेदीकरण, तीसरा है प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण और चौथा है तृतीय कीमत का विभेदीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण। प्रत्येक उपभोक्ता से संरक्षित कीमत लेने की प्रथा प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण है, जिसे पूर्ण कीमत विभेदीकरण कहा जाता है। जब कोई एकाधिकारी अपनी वस्तु या सेवा का मूल्य उपभोक्ता की सामर्थ्य व तत्परता के अनुसार वसूल करता है तो इसे प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है संघर्ष जनित या अस्थायी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? पहला, प्रच्छन्न बेरोजगारी, दूसरा पर्यायवृत्त बेरोजगारी, तीसरा चक्रीय बेरोजगारी और चौथा है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, पर्यायवृत्त
बेरोजगारी। संघर्ष जनित या अस्थायी बेरोजगारी से हम जानते हैं संघर्ष जनित बेरोजगारी उन लोगों के कारण उत्पन्न होती है जो अच्छे कार्य की खोज में अपने वर्तमान कार्य को छोड़ देते हैं और अस्थायी रूप से बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे कि वर्तमान की अगर हम बात करें तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार पाने की खोज में अधिकतर युवक अपनी वर्तमान में कार्यरत कंपनी को छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित उपभोग परिकल्पनाएं जिस क्रम में अर्थशास्त्र के साहित्य में दिखाई पड़ती हैं उन्हें आरोही अनुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। पहला है निरपेक्ष आय परिकल्पना, दूसरा स्थायी आय परिकल्पना, तीसरा जीवन चक्र परिकल्पना और चौथा है सापेक्ष आय परिकल्पना। अगर हम इसके विकल्प देखें तो विकल्प के अकॉर्डिंग ये 4 विकल्प दिए हमें। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी परिकल्पना आई हुई थी। सबसे पहले निरपेक्ष आय परिकल्पना आई हुई थी। तो निरपेक्ष आय परिकल्पना 1 नंबर पे है, तो ए तो सभी में दिया गया है, ए कॉमन हो गया। ठीक, तो इसको हम डाल देते हैं ए। अब दूसरी आई है हमारी दूसरे नंबर पर किंग्स ने कौन सी परिकल्पना दी थी? उपभोग सापेक्ष आय परिकल्पना। अगर हम निरपेक्ष की बात करें तो ये 1935 में आई थी। इसके बाद आई थी सापेक्ष आय परिकल्पना, तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। ए के बाद हम देखते हैं बी केवल एक ही जगह है, सेकंड नंबर पे। बी नहीं, 1 मिनट, सबसे पहले आ जाएगी हमारी ए, तो हमारा सही हो गया। ए के बाद हम देखते हैं डी, तो ए के बाद डी किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प नंबर 3 में, तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। सापेक्ष आय परिकल्पना 1949 में आई थी। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पर आती है हमारी जीवन चक्र परिकल्पना, यहाँ पे सी हो जाएगा। ये किस सन में आई थी? 1963 में। और चौथे नंबर पर आई थी हमारी स्थायी आय परिकल्पना, यहाँ हो जाएगा हमारा डी। इसका वर्ष कितना हो जाएगा? 1975। तो ए डी सी बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित प्रकार के आय निर्धारण मॉडल की कल्पना करें। सी बराबर ए प्लस बी वाई डी बराबर वाई माइनस टी बराबर टी शून्य प्लस टी 1 वाई, आई बराबर आई, जी बराबर जी। तो यहाँ पे सूत्र निकल के आया है वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी। तो जहाँ उपभोग व्यय वाई आई, ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम सीधा विकल्प देखते हैं, ये विकल्प दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से सही कौन सा है। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही है, माइनस बी इजिकल टू 1 माइनस बी प्लस बी टी 1। प्रश्न नंबर 4 है, समग्र मांग के निम्नलिखित अवयवों में से कौन सा स्वविरामी तथा स्ववित्तपोषणीय है? विकल्प दिए गए हैं, पहला निवेश व्यय, दूसरा टिकाऊ उपभोग व्यय, तीसरा गैर टिकाऊ उपभोग व्यय और चौथा है सरकारी व्यय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, टिकाऊ उपभोग व्यय। समग्र मांग के अवयवों में से टिकाऊ उपभोग व्यय स्वविरामी तथा स्ववित्तपोषणीय है। किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग दिए गए कीमत स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग होती है। समग्र मांग की एक माप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रचलित कीमत स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर कुल व्यय है। प्रश्न नंबर 13 है, मुद्रा आपूर्ति की
समस्त 4 अवधारणाएं जिसमें सम्मिलित हैं M1, M2, M3 और M4 उनकी तरलता के संबंध में आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो विकल्प नंबर पहले में दिया गया M3, M2, M1 और M4, दूसरे में दिया है M1, M2, M3 और M4, तीसरे में दिया है M4, M2, M3 और M1 और विकल्प नंबर 4 में दिया है M4, M3, M2 और M1। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। विकल्प नंबर 2। अगर मुद्रा आपूर्ति की 4 अवस्थाओं की बात करें तो सबसे पहले M1 आता है, फिर M2, M3 और M4। प्रश्न नंबर 4 है, मुद्रा की मांग को पोर्टफोलियो थ्योरी उपागम के रूप में निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया? पहला J.M. किंग्स, दूसरा बामोल, तीसरा जेम्स टॉबिन और चौथा है मिल्टन फ्रीडमैन। कोड दिए गए हैं, पहला A और B, दूसरा C और D, तीसरा A, B, C और चौथा है B, C और D। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, C और D। C में क्या दिया है? जेम्स टॉबिन और D में मिल्टन फ्रीडमैन। तो मुद्रा की मांग को पोर्टफोलियो थ्योरी उपागम के रूप में जेम्स टॉबिन तथा मिल्टन फ्रीडमैन ने प्रस्तुत किया। जेम्स टॉबिन ने प्रसिद्ध लेख तरलता पसंदगी का जोखिम के प्रति व्यवहार में विनियोग सूची चयन पर आधारित निवारण तरलता अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 15 है, फिलिप्स वक्र की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? विशेष रूप से हमें क्या ध्यान देना है कि नहीं है? पहला, कीमत प्रत्याशाएं अनुकूल होती हैं। दूसरा, जब मौद्रिक मजदूरी स्थिर होती है तो बेरोजगारी की दर 5% होती है। तीसरा, कीमत प्रत्याशाएं स्थिर होती हैं और चौथा है फिलिप्स वक्र के इर्द गिर्द फंदा होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, कीमत प्रत्याशाएं अनुकूल होती हैं। फिलिप्स वक्र की विशेषता के संबंध में कथन सही नहीं है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रा के बीच विपरीत का वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 16 है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट शून्य हो जाता है जब पहला, तरलता जाल की स्थिति है या निवेश पूर्णतः ब्याज बेलोचदार है। दूसरा, मौद्रिक मांग पूर्णतः ब्याज बेलोचदार है या निवेश पूर्णतः ब्याज लोचदार है। तीसरा है, IS वक्र गिर रही है और LM वक्र ऊपर की ओर बढ़ रही है। तीसरा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, तरलता जाल की स्थिति है या निवेश पूर्णतः ब्याज बेलोचदार है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट शून्य हो जाता है जब तरलता जाल की स्थिति है या वह बेलोचदार है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट एक राजकोषीय नीति है। सरकार अपने व्ययों में वृद्धि के लिए बॉन्डों के माध्यमों से ऋण लेती है, जिससे घरेलू बाजार में पूंजी का अभाव होता है। परिणाम स्वरूप ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, जिससे निजी निवेश कम हो जाता है। सरकारी निवेश में वृद्धि होने से लोगों के आय स्तर में भी वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 17 है, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को संकट में डाले बगैर वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना क्या है? पहला, आर्थिक विकास। दूसरा, सामाजिक विकास। तीसरा, धारणीय विकास और चौथा है आर्थिक समृद्धि। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही है, धारणीय विकास। भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को संकट में डाले बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना धारणीय विकास है। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दीर्घकाल में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी।
तथा आर्थिक व भौतिक समृद्धि होगी। प्रश्न नंबर 18 है, हेरोड-डोमर मॉडल में पूर्ण क्षमता समृद्धि दर को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। पहला वास्तविक समृद्धि दर, दूसरा समर्थित या अभिष्ट समृद्धि दर, तीसरा प्राकृतिक समृद्धि दर और चौथा है अपेक्षित समृद्धि दर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, प्राकृतिक समृद्धि दर। हेरोड-डोमर मॉडल से पूर्ण क्षमता समृद्धि दर को प्राकृतिक समृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। हेरोड-डोमर मॉडल वास्तविक वृद्धि दर, अभीष्ट वृद्धि दर तथा प्राकृतिक वृद्धि दर पर आधारित है। यहाँ पूर्ण क्षमता समृद्धि को ही प्राकृतिक समृद्धि दर का नाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 19 है, HDI के आविष्कारक हैं। पहला हैरिस ट्रूडेरो, दूसरा मेघनाथ देसाई, तीसरा रॉबर्ट सोलो और चौथा है अमात्य सेन। तो विकल्प दिए गए हमें ए और बी सही है, दूसरा ए और सी सही है, तीसरा सी और डी सही है और चौथा है बी और डी सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाता है, चूंकि मानव विकास सूचकांक के जो एक्चुअल है वो महमूद उल नबी हैं, जो कि इसमें नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ये खोज कब की थी, 1990 में। नाम क्या है उनका, महमूद उल हक। ठीक, महमूद उल हक ने इसका प्रतिपादन किया था, जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने बताया था कि HDI के 3 महत्वपूर्ण सूचकांक है। पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा और तीसरा आय का स्तर। प्रश्न नंबर 20 है, PQLI के संगठक हैं। पहला रुग्णता, दूसरा शिशु मृत्यु, तीसरा 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा और चौथा है 15 वर्ष की आयु पर मौलिक साक्षरता। विकल्प दिए गए हैं, पहला ए, सी और डी सही है, दूसरा सी, बी और डी सही है, तीसरा ए, बी और सी सही है और चौथा है डी, ए और बी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, सी, बी और डी सही है। सी में सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिशु मृत्यु और तीसरा आएगा 15 वर्ष की आयु पर मौलिक साक्षरता। ये हमारा PQLI क्या है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसमें शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा, 15 वर्ष की आयु साक्षरता, इन सबको सम्मिलित किया गया है। अगर कभी ये पूछा जाता है कि प्रतिपादन किसने किया है, तो मॉरिस डी मॉरिस ने 1979 में इसका प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 21 है, अभिकथन दिया है, सभी आर्थिक घटनाएं समाज में भिन्न वर्गों और समूहों के बीच अनवरत आर्थिक संघर्ष का परिणाम होती हैं। कारण दिया है, इस संघर्ष का मुख्य कारण उत्पादन के तरीके और उत्पादन के संबंधों के बीच संघर्ष है। कारण क्या है, मतलब विकल्प दिए गए हैं, ए सही है परंतु आर गलत है, दूसरा ए गलत है परंतु आर सही है, तीसरा ए और आर दोनों गलत है और चौथा है ए और आर दोनों सही हैं। तो प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ए और आर दोनों सही हैं। सभी आर्थिक घटनाएं समाज में भिन्न वर्गों और समूहों के बीच अनवरत आर्थिक संघर्ष का परिणाम होती हैं। इसको सबसे पहले कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के भाग हैं, जिसके अंतर्गत मार्क्स ने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की
कि विभिन्न समूहों के बीच निरंतर संघर्ष के कारण ही ऐसी आर्थिक घटनाएं जो है वह निर्मित होती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर, जिसमें हमको सही जोड़ी मिलान करने के लिए दिया गया है। विकल्प है हमारे, पहला सूची फर्स्ट है झुंड समान गुच्छ, दूसरा पूंजी का जैव संयोजन, तीसरा धारणीय विकास, चौथा गरीबी का दुष्चक्र। सामने दूसरी सूची में दिया है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, दूसरा रैगनर नक्शे, तीसरा सुम्पिटर और चौथा है कार्ल मार्क्स। यहाँ पर हमें विकल्प दिए हैं तो हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि झुंड समान गुच्छ किसने दिया, तो ये दिया था हमारे सुम्पिटर साहब ने। सुम्पिटर ने कब दिया था, ये 1911 में। तो फर्स्ट का थर्ड कहाँ है, फर्स्ट का थर्ड एक ही विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर 2 में। तो 2 हमारा सही हो जाता है। हम आगे देख लेते हैं पूंजी का वैव संयोजन, इसका प्रतिपादन किसने किया था, मार्क्स ने किया था। तो ये हमारा विकल्प 2 हो जाएगा। मार्क्स ने किस, तीसरा है हमारा धारणीय विकास, धारणीय विकास का प्रतिपादन ब्रंटलैंड ने किया था। तो ये तीसरा हो जाएगा। किस सन में किया था, 1987 में, 1987 में किया था। चौथा है हमारा गरीबी का दुष्चक्र, तो ये किसने किया था, हमारे नक्सरा साहब ने ये किया था। इस तरीके से हमारा विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। फिर से हमें सही जोड़ी मिलान करने के लिए दिया गया है। तो फर्स्ट सूची में दिया है हमें निम्न स्तरीय संतुलन फंदा, दूसरा औंधी भी आकार की आय वितरण परिकल्पना, तीसरा अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत और चौथा है श्रम की असीमित आपूर्ति। सूची नंबर सेकंड में दिया है साइमन कुजनेट्स, दूसरा नेल्सन, तीसरा आर्थर लेविस और चौथा है रॉबर्ट सोलो। तो हम मिलान कर लेते हैं। नेल्सन द्वारा निम्न स्तरीय फंदा जो कि 1956 में दिया था, तो सेकंड का फर्स्ट आ जाएगा। कब दिया था ये, 1956 में, 1956 में दिया था। तो फर्स्ट का सेकंड किस में दिया है, विकल्प नंबर 1 में दिया है। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं औंधी वी आकार की आय वितरण परिकल्पना कब प्रतिपादित हुई है, ये दिया था हमारे साइमन कुजनेट्स ने। तो सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। तीसरा है अंतर्जात संबंधी सिद्धांत, ये दिया था रॉबर्ट सोलो ने। और श्रम की असीमित आपूर्ति किसने दी थी, आर्थर लेविस ने। इस तरीके से विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 24 है हिंदुओं की समृद्धि दर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। पहला है यह हिंदुओं की जनसंख्या की आर्थिक समृद्धि दर के बारे में है। दूसरा, भारत में भिन्न सामाजिक समूहों के बीच आर्थिक विषमताओं को दर्शाता है। तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्ष 1950-80 के दौरान निम्न समृद्धि दर निष्पन्नता प्रकट करता है। और चौथा है भारत में वर्ष 1980 में त्वरित समृद्धि का संकेत करता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्ष 1950-80 के दौरान निम्न समृद्धि दर निष्पन्नता प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 25 है भारत में आर्थिक सुधारों की सफलता के बारे में गलत कथन ज्ञात करें। पहला, हमें ध्यान रखना है कि हमें गलत कथन देखना है कि इन कथनों में गलत क्या है। पहला, जननांकी लाभांश के फायदे। दूसरा, सकल घरेलू बचतों में कॉरपोरेट क्षेत्र का वर्धित हिस्सा। दूसरा, चालू खाते के घाटे का संकुचित होना। और चौथा है जनसंख्या वृद्धि दर का धीमा
होना। तो प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, जनसंख्या वृद्धि दर का धीमा होना। जनसंख्या वृद्धि दर का धीमा होना भारत में आर्थिक सुधारों की सफलता के बारे में गलत कथन है। जब देश की कुल जनसंख्या में कार्यकारी जनसंख्या का भाग अधिक हो तो इसे जननांकी लाभ कहते हैं। यह देश की विकास में काफ़ी सहायक होती है। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में न सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियां बताएं। पहला विनिर्माण, दूसरा निर्माण, तीसरा खदान और चौथा है विद्युत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, निर्माण। भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निर्माण गतिविधि को सम्मिलित नहीं किया जाता। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक अर्थव्यवस्था के लिए थर्मामीटर की तरह होता है। यह अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों की वास्तविक तस्वीर दर्शाता है। इसमें प्रमुख रूप से 3 सेक्टर को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, किस उद्योग का अधिक विकास भविष्य में औद्योगिक विकास के लिए धनात्मक संकेत देता है। पहला पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग, दूसरा मूलभूत वस्तुओं के उद्योग, तीसरा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग और चौथा है मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का अधिक विकास भविष्य में औद्योगिक विकास के लिए धनात्मक संकेत देता है। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग में वे उद्योग हैं जो कृषि तथा उद्योगों के लिए मशीनरी और यंत्रों का उत्पादन करते हैं। इनमें मशीनें, मशीनी औजार, ट्रैक्टर, ट्रक आदि शामिल किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, वह पद्धति कौन सी है जो भारत में NSSO द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए उपयोग नहीं की जाती। पहला चालू मासिक प्रायस्थिति, दूसरा चालू दैनिक प्रायस्थिति, तीसरा चालू साप्ताहिक प्रायस्थिति और चौथा है प्रायिक प्रधान एवं गौण प्रायस्थिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, चालू मासिक प्रायस्थिति। चालू मासिक प्रायस्थिति पद्धति भारत में NSSO द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए उपयोग नहीं की जाती है, क्योंकि हमें यहाँ क्या ध्यान देना है कि क्या नहीं की जाती है। NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय हो गया है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय की गई प्रत्येक मद के पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात बजट बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला निष्पन्नता बजटन, दूसरा नव बजटन, तीसरा डेबिट बजटन और चौथा है शून्य आधारित बजटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, शून्य आधारित बजटन। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय की गई प्रत्येक मद के मूल्यांकन करने के पश्चात बजट बनाने की प्रक्रिया को शून्य आधार बजटन कहते हैं। शून्य आधार बजटन में अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं। इसमें गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। प्रश्न नंबर 30 है, भारत मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 2011 के अनुसार आरोही मानव विकास सूचकांक के संबंध में राज्यों की श्रेणी निर्धारित करें। पहला बिहार, दूसरा गुजरात, तीसरा उड़ीसा और चौथा तमिलनाडु। कोड दिए गए हमें ABCD, दूसरा CABD, तीसरा ACDB।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 2। सबसे पहले उड़ीसा। उड़ीसा का 5.99 था, मतलब ये हो गया हमारा पहला। इसके बाद आता है हमारा बिहार, तीसरे नंबर पर आता है गुजरात और चौथे नंबर पर आता है तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 है, दो राष्ट्रों के बीच वस्तु की सापेक्ष कीमतों के अंतर को निम्नलिखित अंतर पर आधारित किया जा सकता है। पहला, साधन उपलब्धता, दूसरा प्रौद्योगिकी, तीसरा रुचि और चौथा ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ये सभी। दो राष्ट्रों के बीच वस्तु की सापेक्ष कीमतों के अंतर को साधन उपलब्धता, प्रौद्योगिकी व रुचि के अंतर पर आधारित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा भौगोलिक श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण संभव होता है। सभी देश उन वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं जिनके लिए उनकी भौतिक, भौगोलिक तथा आर्थिक गतिविधियां अनुकूलतम होती हैं। प्रश्न नंबर 32 है, किस प्रकार के व्यापार की व्याख्या हेक्सर-ओहलिन मॉडल द्वारा नहीं की गई? पहला, बड़े पैमाने की किफ़ायतों पर आधारित व्यापार, दूसरा अंतरा उद्योग व्यापार, तीसरा अनुकरणात्मक अंतराल तथा उत्पाद चक्र आधारित व्यापार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। हेक्सर-ओहलिन मॉडल में विभिन्न देशों की अंतर होना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख कारण माना है। उनके अनुसार दो देशों के बीच साधन संपन्नताओं में अंतर होने के कारण साधनों की सापेक्ष मांग तथा पूर्ति के अंतर होता है। इस कारण वस्तुओं की कीमतों में सापेक्ष अंतर होता है। प्रश्न नंबर 33 है, यूरो करेंसी का उदाहरण है। पहला, यूएस के बाहर डॉलर निरपेक्ष, दूसरा यूके के अंदर पौंड स्टर्लिंग निरपेक्ष, तीसरा है जर्मनी के पास मार्क निक्षेप और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 1, यूएस के बाहर डॉलर निक्षेप। यूरो यूरोपीय संघ के 28 में से 19 सदस्यों की आधिकारिक मुद्रा है। इसे सामूहिक रूप से यूरोजोन कहा जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्या, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और स्पेन आदि सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 34 है, 34, भारत के भुगतान संतुलन में घाटे या अतिरेक को निम्नलिखित के निवल संतुलन द्वारा मापा जाता है। पहला, चालू खाता, दूसरा पूंजीगत खाता, तीसरा एसडीआर का आवंटन और सांख्यिकी विसंगति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। भारत के भुगतान संतुलन में घाटे या अतिरेक को चालू खाता, पूंजीगत खाता, एसडीआर का आवंटन और सांख्यिकी विसंगति मापा जाता है। भुगतान संतुलन निर्यात व आयात के बीच के अंतर को बताता है। यदि निर्यात की जाने वाली कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आयात की गई कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से अधिक होता है तो अनुकूल भुगतान संतुलन होता है। प्रश्न नंबर 35 है, यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग असीम मात्रा में लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है तो पूरा का पूरा शुल्क है। पहला, घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा दिया जाएगा, दूसरा विदेशी उत्पादक द्वारा दिया जाएगा, तीसरा घरेलू उपभोक्ताओं और विदेशी उत्पादक द्वारा बराबर दिया जाएगा और चौथा है दोनों में से किसी को भी ना तो आय और ना ही सुरक्षा की प्राप्ति होगी।
तो प्रश्न नंबर 35 का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, विदेशी उत्पादक द्वारा दिया जाएगा। यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग असीम मात्रा में लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतया बेलोचदार है तो पूरा का पूरा शुल्क विदेशी उत्पादक द्वारा दिया जाता है। मांग की लोच में परिवर्तन विभिन्न घटकों जैसे जनसंख्या वृद्धि, आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं का स्वभाव, सरकार की व्यापार नीति, कर तथा आयात क्षमता आदि में परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होती है। प्रश्न नंबर 36 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष में भारतीय रुपये को वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में चालू खाता लेन देन में पूर्णतः परिवर्तनीय किया? पहला 1985, दूसरा 2002, तीसरा 1994 और चौथा है 2011। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा विकल्प नंबर 3, 1994। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1994 में भारतीय रुपये को वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में चालू खाता लेन देन में पूर्णतः परिवर्तनीय किया। अगस्त 1994 में भारतीय रुपये को चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया, परंतु इसे अभी तक भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनीय नहीं बनाया गया। प्रश्न नंबर 37 है, मौद्रिक उपागम के अनुसार राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन पहला मुद्रा के लिए राष्ट्र की मांग में वृद्धि करता है, दूसरा राष्ट्र की मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करता है, तीसरा मुद्रा के लिए राष्ट्र की मांग कम करता है और चौथा है राष्ट्र की मुद्रा आपूर्ति कम करता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, मुद्रा के लिए राष्ट्र की मांग कम करता है। मौद्रिक उपागम के अनुसार राष्ट्र की करेंसी का पुनर्मूल्यांकन मुद्रा के लिए राष्ट्र की मांग कम करता है। पुनर्मूल्यांकन देश में प्रचलित बैंक नोटों व सिक्कों के अंकित मूल्य को बदलने की एक प्रक्रिया है। पुनर्मूल्यांकन में आमतौर पर पुराने नोटों के स्थान पर नए नोटों का प्रतिस्थापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित को कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला सरकार अवार्ड, दूसरा नीमियर अवार्ड, तीसरा देशमुख अवार्ड और चौथा है मेस्टन अवार्ड। क्रम दिया गया है BDCA, DCBA, तीसरा है CBDA और चौथा है DBCAC। तो यहाँ देख लेते हैं हम कि सबसे पहले क्या आया था, मेस्टन अवार्ड वर्ष। हम ये देख लेते हैं कि डी फर्स्ट में कहाँ है, तो डी 2 बार है। अगला देख लेते हैं नीमियर अवार्ड, डी के बाद बी कहाँ दिया गया है, विकल्प नंबर 4 में। तो विकल्प नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। उसके बाद आया है सरकार अवार्ड और फिर तीसरे नंबर पर आया है देशमुख अवार्ड। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य आधारित बजटन प्रारंभ करना कठिन है? पहला स्थापना खर्च, दूसरा लोक निर्माण कार्य, तीसरा सिंचाई परियोजनाएं और चौथा है फेडरल राजकोषीय अंतरण। विकल्प दिए गए हैं A, C और D, दूसरा B, C, D, तीसरा A और D और चौथा है B और C। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, A और D। स्थापना खर्च तथा फेडरल राजकोषीय अंतरण से शून्य आधारित बजटन को प्रारंभ करना कठिन है। शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। प्रश्न नंबर 40 में सूची मिलान करने के लिए दिया गया है।
पहले में दिया है क्लब का सिद्धांत, दूसरा प्रमेय की असंभाव्यता, तीसरा राजनीतिक निर्णयन का मॉडल और चौथा स्थानीय लोक वस्तुओं की इष्टतम व्याख्या। सूची में सेकंड में दिए क्या है एंथनी डाउन्स, दूसरा चार्ल्स टीवूट, तीसरा जेम्स बुचानन और चौथा है केनेथ एरो। तो इस प्रश्न का हम लोग सही जवाब देख लेते हैं, मिलान करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आया था जेम्स बुचानन के द्वारा क्या दिया गया था, क्लब्स का सिद्धांत। तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड हम देखते हैं कि 3 विकल्पों में दिया गया है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है केनोथ एरो के द्वारा असंभाव्यता प्रमेय दिया गया था, तो सेकंड का क्या हो जाएगा सेकंड का फोर्थ कहाँ दिया है, ये भी हमें 2 विकल्प ने दिया है ये, तो अभी हमारा एक और विकल्प फंसा है। तीसरा देखते हैं एंथनी डाउन्स का संबंध राजनीतिक निर्णयन से था, तो यहाँ हमारा थर्ड हो जाएगा। तो थर्ड का फर्स्ट कहाँ पे है, विकल्प नंबर 4 में। तो अब लास्ट बचता है हमारा स्थानीय लोक वस्तुओं की इष्टतम व्याख्या, जो चार्ल्स टीवूट के द्वारा दी गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस कर का घोषणात्मक प्रभाव होता है? पहला आयकर, दूसरा संपत्ति कर, तीसरा उत्पाद शुल्क और चौथा है पूंजीगत लाभ कराधान। तो विकल्प नंबर 41 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3 उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क का घोषणात्मक प्रभाव होता है। उत्पादक शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। वे वस्तुएं जो घरेलू खपत के लिए होती हैं उन वस्तुओं का विनिर्माण हो जाता है तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क देय होता है। यह विनिर्माता द्वारा अदा किया जाता है। विनिर्माता अपना कर भार ग्राहकों पर डाल देते हैं। कोई भी उत्पादक शुल्क वस्तु शुल्क का भुगतान किए बिना उस स्थान से उठाई नहीं जा सकती जहां इनका उत्पादन तथा विनिर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची फर्स्ट के अनुसार संघीय या केंद्रीय सरकार के सीमा क्षेत्र में पड़ता है? पहला विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर, दूसरा सड़क मार्ग से जाने वाली यात्रियों तथा वस्तुओं पर कर, तीसरा मनोरंजन समेत विलासिता पर कर और चौथा है समाचार पत्रों की बिक्री एवं खरीद तथा उसमें विज्ञापन पर कर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 समाचार पत्रों की बिक्री एवं खरीद तथा उसमें विज्ञापन पर कर। भारतीय संविधान की अनुसूची 7(1) के अनुसार समाचार पत्रों की बिक्री व खरीद तथा उसमें विज्ञापन पर लगाए जाने वाले कर संघीय सरकार की सीमा में आते हैं। कर जनता पर लगाया गया वह अनिवार्य भुगतान है जिसे सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से एकत्रित किया जाता है तथा उसे सार्वजनिक कार्यों पर सामान्यतः व्यय कर दिया जाता है। लोक सत्ताओं के अधिकार के आधार पर करों के निम्न रूपों में विभाजित करता है: केंद्रीय सरकार के कर, राज्य सरकार के कर और स्थानीय सरकार के कर। और सबसे बड़ा संघ सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है। प्रश्न नंबर 43 है, उस वस्तु के वजन, आकार या नाप के अनुसार लगाया गया कर क्या कहलाता है? पहला यथा मूल्य कर, दूसरा परिणाम परक कर, तीसरा एकल कर और चौथा है दोहरा
कराधान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, परिमाणात्मक कर। वस्तु के वजन, आकार या नाप के अनुसार लगाया गया कर परिणाम परक कर कहलाता है। इसे विशिष्ट कर भी कहते हैं। गेहूं पर उसके वजन के अनुसार लगाए जाने वाला कर, या कपड़े पर उसकी लंबाई के अनुसार लगाए जाने वाला कर, या किसी पेंटिंग पर उसके आकार के अनुसार लगाए जाने वाला कर, लेवी कर आदि सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, कर भार पर मसग्रेव का विचार निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला, अंतिम करदाता पर कर निर्धारण। दूसरा, औपचारिक तथा प्रभावपूर्ण कर भार। तीसरा, बजट नीति में परिवर्तनों के कारण निजी उपभोग हेतु आय के वितरण में परिवर्तन। और चौथा है, कर का अंतिम प्रत्यक्ष मौद्रिक भार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, बजट नीति में परिवर्तनों के कारण निजी उपभोग हेतु आय के वितरण में परिवर्तन। कर भार का मसग्रेव पर विचार कि बजट नीति में परिवर्तनों के कारण निजी उपभोग हेतु आय के वितरण में परिवर्तन हो जाता है। मसग्रेव का मानना है कि कर निर्धारण का संबंध निजी उपयोग के लिए उपलब्ध आय के वितरण में बदलाव से है। मसग्रेव के 5 प्रकार के घटना संबंधी विभिन्न रूप की अगर हम बात करें तो पहला, विशिष्ट कर घटना। दूसरा, विभेदक कर घटना। तीसरा, विशिष्ट आय व्यय। चौथा, विशिष्ट व्यय घटना। और पांचवा है संतुलित बजट घटना। प्रश्न नंबर 45 है, गणितीय माध्य बराबर 45, बहुलक 48 दिए गए होने पर मध्यिका होगी। विकल्प है 46, 45, 48 एंड 49। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? माध्य हमको दिया है 45, मध्यिका क्या ज्ञात करनी है? हमको ज्ञात करना है। और बहुलक क्या दिया है हमको? 48। अब ये सॉल्व कैसे होगा? अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो हमारा बहुलक है 3m-2a, तो यहाँ पे आता है हमारा 48 इजिकल टू 3m-2 इंटू 45। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा, जब हम पक्षांतर करते हैं तो 3m बराबर 48, 45 दूनी कितना होता है? 90 प्लस 90। अब यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है? इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो 138। अब चूँकि यहाँ पे कितना दिया है? 3m, तो यहाँ 3 है। जब इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है? 46। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 46, विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 46 है, यदि दो घटनाएं ए और बी पारस्परिक रूप से अपवर्जक हैं तो P क्या होगा? यहाँ पे हमें विकल्प दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, P ब्रैकेट में A प्लस P ब्रैकेट में B। यदि दो घटनाएं ए और बी परस्परिक रूप से अपवर्जक हैं तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। प्रश्न है, प्रसरण का विश्लेषण निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। पहला, टी परीक्षण। दूसरा, जेड परीक्षण। तीसरा,
एक्स स्क्वायर परीक्षण और चौथा है एफ परीक्षण। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा एफ परीक्षण। एफ परीक्षण का प्रयोग प्रसरण अनुपात की सार्थकता की जांच के लिए किया जाता है। इसकी स्वतंत्रता की श्रेणी n-1 होती है। भिन्नताओं के दो स्वतंत्र नमूने की तुलना के लिए एफ परीक्षण के उपयोग का परिचय कराया जाता है, जबकि टी छोटे न्यायादर्शों के माध्य की सार्थकता की जांच के लिए तथा एक्स स्क्वायर परीक्षण छोटे न्यायादर्श की स्थिति की जांच के लिए होता है। प्रश्न नंबर 48 है, व्यवस्थित प्रतिचयन का तात्पर्य है कि पहली मत का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। विकल्प दिए हैं, पहला अन्य मदों का लॉटरी पद्धति द्वारा चयन किया जाता है। दूसरा, अन्य मदों को आनुपातिक रूप से चयनित किया जाता है। तीसरा, फिर प्रत्येक केवी मद का चयन किया जाता है। और चौथा है, अन्य मदों का अनुसंधानकर्ता की इच्छा के अनुसार चयन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, फिर प्रत्येक केवी मद का चयन किया जाता है। एक बड़ी आबादी का एक समूह से प्रतिनिधि प्रतिदर्श को प्राप्त करने की विधि को प्रतिचयन या सैंपलिंग कहा जाता है। व्यवस्थित प्रतिचयन में नमूने के तत्वों का चयन निश्चित अंतराल पर समय, स्थान या क्रम के आधार पर जनसंख्या से किया जाता है। सर्वप्रथम नमूने को पाने हेतु नमूने के अंश की गणना की जाती है। इसमें अगर हम देखें तो के की गणना के लिए n बटे n की गणना की जाती है, समान होता है। प्रश्न नंबर 49 में हमें फिर से सही जोड़ी मिलान करने के लिए दिया गया है, तो हम देख लेते हैं कि सूची फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है। पहला, H0 को अस्वीकार करना यदि वह सत्य है, इसके सामने बीटा त्रुटि दी गई है। दूसरा है H0 को स्वीकार करना यदि वह मिथ्या है, इसके सामने मानक त्रुटि दी गई है। तीसरा है, जब H0 मिथ्या है उसे अस्वीकार करने की संभाव्यता, जिसमें अल्फा त्रुटि दी गई है। और चौथा है, यादृच्छिक बल के कारण प्रतिचयन परिवर्तिता का मापन, इसके आगे 1 - बीटा त्रुटि दी गई है। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि H0 को यदि अस्वीकार करना यदि वह सत्य है तो यह क्या कहलाता है। ये कहलाता है हमारी अल्फा त्रुटि। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट का थर्ड कहाँ दिया गया है। तो फर्स्ट का थर्ड दो जगह दिया गया है। दूसरा है H को स्वीकार करना यदि वह मिथ्या है, तो इसमें आ जाएगा हमारा बीटा त्रुटि, यह आ जाएगा फर्स्ट और यह आ जाएगा सेकंड। अगर हम तीसरा देखें, जब H0 मिथ्या है उसे अस्वीकार करने की संभाव्यता, तो ये किस में आता है हमारा 1 - बीटा त्रुटि में। और चौथा है, यादृच्छिक बल के कारण प्रतिचयन परिवर्तिता का मापन, तो ये मानक त्रुटि के अंतर्गत आता है इस तरीके से। और मानक त्रुटि क्या कहलाती है, यादृच्छिक बल के कारण प्रतिचयन परिवर्तिता का मापन से संबंधित है। शून्य परिकल्पना की प्रक्रिया में संचार शोधकर्ता सबसे पहले ऐसी परिकल्पना का चयन करते हैं।
प्रश्न नंबर 50 और लास्ट प्रश्न है अभिकथन ए। सूचकांक निर्मित करने के लिए ज्यामितीय माध्य को सैद्धांतिक रूप से श्रेष्ठ और औसत समझा जाता है। कारण दिया है, यदि प्रेक्षणों की परास काफ़ी बड़ी है तो ज्यामितीय माध्य का उपयोग किया जाता है। विकल्प दिए हैं, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और चौथा दिया गया है आर सत्य है परंतु ए असत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन सूचकांक निर्मित करने के लिए ज्यामितीय माध्य को सैद्धांतिक रूप में श्रेष्ठ औसत समझा जाता है क्योंकि सूचकांक प्रतिशतों का माध्य है। सूचकांकों की सहायता से समूह के सापेक्ष परिवर्तनों की माप की जाती है। सूचकांक परिवर्तन की दिशा को औसत के रूप में प्रकट करते हैं। यदि प्रेक्षणों की परास काफ़ी बड़ी है तो ज्यामितीय माध्य का उपयोग किया जाता है क्योंकि ज्यामितीय माध्य सर्वाधिक शुद्ध होता है। यदि चर मूल्य x1 x2 से बराबर लेकर xn तक हैं और ज्यामितीय माध्य x1 x2 अनंत से 1/n है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरह की वीडियो पूरी देखते हैं तो आप जो यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, इस नेट के पेपर को क्वालिफाई करने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि ओल्ड पेपर सॉल्व करने का सबसे बड़ा प्रॉफिट यही होता है कि हमें क्वेश्चन का तरीका पता चलता है कि प्रश्न किस तरीके से आते हैं और हम किस तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और पढ़ने वाले बच्चों को हेल्प हो सके। हैव अ गुड डे।